दोस्तों, टेस्ला की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक जिद्दी बच्चे की, जिसकी सनक और मेहनत ने दुनिया को कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए जिन्होंने मिलकर 21वीं सदी की तस्वीर को बदल कर रख दिया। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ रियल लाइफ आयरन मैन एलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। अब आप में से कई एलॉन मस्क को टेस्ला के फाउंडर के तौर पर जानते होंगे, जबकि सच तो ये है कि टेस्ला की शुरुआत एलॉन ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो टेस्ला पर जबरदस्ती कब्जा किया था। वो कैसे, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे। खैर, जो भी हो, एलॉन ने अपने विजन, पैसे और एक मेहनती टीम के बूते टेस्ला को सिलिकॉन वैली के एक जुनूनी स्टार्टअप से इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया का किंग बना दिया और इस कंपनी ने ऑटो इंडस्ट्री को रीडिफाइन करके रख दिया। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप हासिल की और एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने का भी काम किया। दोस्तों, आपको शायद ये पता ना हो कि एलॉन मस्क की नेटवर्थ में सबसे बड़ा शेयर टेस्ला का ही है, लेकिन एक दशक तक मार्केट में इनोवेशन और चेंज को लीड करने के बाद टेस्ला अब थकती नजर आ रही है। कंपटीशन तगड़ा हो चुका है, सेल्स लगातार घट रही है, प्रोडक्शन में चैलेंजेस आ रहे हैं और इनके शोरूम्स के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शेयर प्राइसेस ने भी 2025 में बड़ी गिरावट देखने के बाद रिकवरी शो तो की है, लेकिन कंपनी के की एग्जीक्यूटिव्स एक एक करके टेस्ला को छोड़ रहे हैं। ये सब साइंस हैं जो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कुछ तो है जो टेस्ला में सही नहीं चल रहा। वहीं कंपनी छोड़ने वाले कई सीनियर ऑफिशियल्स और एक्स एम्प्लॉइज ने इस सब के लिए मस्क को ही जिम्मेदार बताया है और उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठाए हैं। तो क्या जिस एलॉन मस्क ने टेस्ला को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया, वही उसे खाक करने पर तुले हैं, या फिर मस्क के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसका अभी किसी को कोई अंदाजा ही नहीं? क्या ये टेस्ला का डाउनफॉल है या फिर एक नई कहानी लिखने का परफेक्ट टाइम? समझेंगे ये सब आज के इस इनक्रेडिबल स्टोरी में, जिसका टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ टेस्ला। तो जो पुराने हैं वो तो जानते हैं क्या करना है। जो व्यूअर्स नए हैं, पहले आपको नमस्ते। आराम से बैठिए और वीडियो पूरा देखिए, और देखने के बाद अगर लगे कि हाँ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो 5 सेकंड निकालकर फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वादा करता हूं निराश नहीं होंगे। Factified. Facts on your face. स्टोरी ऑफ एलॉन मस्क, एलॉन रीव्स मस्क। इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर के घर हुआ। उनकी मां एक कनेडियन सिटीजन थी जो बतौर मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट काम करती हैं और कई बड़ी हेल्थ मैगजीन्स के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं। एलॉन के शुरुआत से ही अपने फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे और वो स्कूल में भी अक्सर बुलिंग का शिकार बनते, जिससे बचने के लिए यंग एलॉन किताबों और कंप्यूटर्स में ही डूबा रहता। बचपन में वो एक नर्ड बच्चा था जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बना ली थी, जिसे एलॉन ने एक मैगजीन को बेचा भी। 1988 में जब एलॉन सिर्फ 17 साल के थे, तब साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन्ड नौजवानों को कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस में जाना पड़ता था। इससे बचने के लिए एलॉन कनाडा चले गए और चूंकि उनकी मां कैनेडियन थी, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलने में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। 5 साल बाद वो अमेरिका जा पहुंचे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद वो स्टैनफोर्ड गए तो फिजिक्स में पीएचडी करने थे। लेकिन जब मस्क ने सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में देखा कि कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया कैसे मूव कर रही है, तो 2 ही दिन में उन्होंने पीएचडी करने का अपना ये प्लान ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब मार्केट में इंटरनेट आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और सिलिकॉन वैली में इंटरनेट के अराउंड कई स्टार्टअप्स और कंपनीज उभर रही थी। एलॉन ने अपने भाई किम्बल, जिसकी हाल ही में बिजनेस में डिग्री कंप्लीट हुई थी, उसे भी कैलिफोर्निया बुला लिया और शुरुआत की Zip2 की, एक ऐसी इंटरनेट बिजनेस डायरेक्टरी। मस्क भाइयों को इन्वेस्टर मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और कड़ी मेहनत से उन्होंने जल्द ही इस कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बना लिया। 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीदा, तो मस्क की जेब में भी पैसा आ गया। इसके बाद उन्होंने शुरुआत की X.com की। नहीं, ये वो ट्विटर वाला X नहीं, बल्कि ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट था पेपैल, एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस जिसके आज ग्लोबली 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। 2002 में एलॉन ने पेपैल भी ईबे को $1.5 बिलियन वर्थ के स्टॉक्स में बेच दिया। तब एलॉन की उम्र सिर्फ 31 साल थी और उनके नाम थे $165 मिलियन। अब कोई एवरेज इंसान होता तो इतना करने के बाद इन्वेस्ट करता रहता और ऐश की जिंदगी काटता। लेकिन दोस्तों, एलॉन को कुछ हटके करना था, इसीलिए पेपैल की सेल से मिले पैसे से इन्होंने शुरुआत की स्पेसएक्स की और सपना देखा अंतरिक्ष में अपने रॉकेट्स भेजने का। और उसी सपने की बदौलत आज 23 साल बाद स्पेसएक्स अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है। द स्टोरी ऑफ टेस्ला। टेस्ला की शुरुआत भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। हम में से कई लोग सोचते हैं कि इसे एलॉन मस्क ने शुरू किया था, लेकिन असल में इसकी शुरुआत मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टापनिंग ने की थी। इन दोनों ने इससे पहले एक बेल जैसा डिवाइस बनाया था
जिसमें लोग ई बुक्स पढ़ सकते थे। उन्होंने इस रॉकेट ई बुक की ज्यादा यूनिट्स तो नहीं बेची, लेकिन ये कंपनी बेचकर उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो काफी रिच हो गए। अब पैसा आया तो इन्होंने पोटेंशियल इन्वेस्टेबल बिजनेसेस ढूंढना शुरू कर दिया और उनकी ये खोज रुकी साउथ कैलिफोर्निया की एक कंपनी एसी प्रोपल्शंस पर, जो बड़ी कार कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव सिस्टम्स डिजाइन करती थी और इस सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एसी प्रोपल्शन को चुनने का डिसीजन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। दरअसल उस दौर में स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया कार्स को लेकर एक नया रूल लेकर आई थी, जिसका नाम था जीईवी, यानी कि जीरो इमिशन व्हीकल प्रोग्राम। इसके तहत अगले 10 सालों में कैलिफोर्निया में चलने वाली 10% कार्स को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रखा गया। गवर्नमेंट का ईवीज को पुश करते देख जनरल मोटर्स ने $1 बिलियन फूंक कर जीएम EV1 डेवलप की, जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कार थी, जिसे उस वक्त कार ऑफ द फ्यूचर कहा गया। इसकी रेंज 70 किलोमीटर थी और इसे पावर करती थी 18 किलोवाट की लेड एसिड बैटरी, जो इतनी बड़ी थी कि उसके फिट होने के बाद कार में 2 बंदे ही बैठ सकते थे। इसकी लगभग 1000 यूनिट्स ही बिक पाई थी, जिसके बाद टेक्निकल इश्यूज के चलते इसकी जितनी भी यूनिट्स ऑपरेशनल थी उन्हें भी कंपनी ने वापस मंगवाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसमें कई लोगों का मानना है कि जीएम ने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि ईवीज को वो अपनी ट्रेडिशनल मार्केट के लिए एक खतरा मानता था। लेकिन EV1 के फेलियर ने इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स की इसमें दिलचस्पी जरूर घटा दी। हालात ऐसे थे कि मार्केट में ईवी खरीदना भी चाहो तो कोई ढंग की इलेक्ट्रिक कार थी ही नहीं। ये एक बड़ा वॉइड था जिसे एबरहार्ड और टापनिंग ने समझा और फिल करने की कोशिश की। ऐसे में मार्टिन एबरहार्ड ने एसी प्रोपल्शंस के इंजीनियर्स को एक असाइनमेंट दी कि वो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप बनाएं जो किसी स्पोर्ट्स कार की तरह दिखती हो। इंजीनियर्स ने हाथों से इस कार का प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसे नाम दिया गया T0। इस कार की बॉडी और चेसिस फाइनटेक स्पोर्टेक नाम की एक किट कार पर बेस थी और चूंकि कोई कार पहली बार ट्रेडिशनल बैटरीज की जगह हल्की और कॉम्पैक्ट लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कर रही थी, तो T0 0 से 60 सिर्फ 3.6 सेकंड्स में पहुंच जाती और इसकी रेंज भी 200 किलोमीटर थी, जो उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। मार्केट में उस समय फिस्कर ऑटोमोटिव, थिंक ग्लोबल और कोडा ऑटोमोटिव जैसी कई कंपनीज थी जो ईवी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर फेल हो गई। इन बाकी कंपनीज और इन दोनों पार्टनर्स के विजन में सबसे बड़ा फर्क ये था कि ये एक हाई परफॉर्मेंस मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार डिजाइन करना चाहते थे, जो किसी गोल्फ कार की तरह 20 की स्पीड पर ही न चलती हो। अपने इसी विजन के साथ मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापनिंग ने 1 जुलाई 2003 को टेस्ला की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा पिछली सदी के पायनियर साइंटिस्ट और इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर, जिन्होंने मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स का ग्राउंडवर्क तैयार किया था। अब इन दोनों पार्टनर्स ने अपनी ईवी का प्रोटोटाइप तो बना लिया, लेकिन इस कार में एक्चुअल टेक्नोलॉजी और पार्ट्स लगना अभी बाकी था। ये बाहर से भले ही स्टाइलिश नजर आती थी, लेकिन इसके इंटीरियर्स किसी साइंस प्रोजेक्ट जैसे थे। दरवाजे खिड़कियां डिटैचेबल थे, एयर कंडीशनिंग मिसिंग थी और बैटरीज के लिए कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं था, जो इस कार को अनरियलिस्टिक के साथ साथ अनसेफ भी बनाता। ऐसे में ये डिजाइन लेकर अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स के पास जाने लगे, उन्हें अप्रोच करने लगे, बट उनके साथ कोई भी पार्टनर करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ना तो इनके पास कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस था और न ही फंडिंग। लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। टेस्ला का पहला एम्प्लॉय बना इयन राइट नाम का एक इंजीनियर, जिसका खुद का भी कार मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इस बंदे के कनेक्शंस अच्छे थे। तो उसने क्या किया कि एलॉन मस्क तक मैसेज पहुंचा दिया और जैसे ही एलॉन ने T0 की टेस्ट ड्राइव ली, वो भी ईवीज को लेकर हुक्ड हो गए। 2004 में मस्क टेस्ला में $6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट और दुनिया को मास प्रोड्यूस अफोर्डेबल ईवीज देने के अपने विजन के साथ टेस्ला के बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद टेस्ला दुनिया को अपनी पहली कन्वर्टेबल ईवी स्पोर्ट्स कार टेस्ला रोडस्टर देने में कामयाब रही। लेकिन इसके लॉन्च इवेंट में एलॉन मस्क को स्टेज पर न तो प्रॉपर क्रेडिट मिला और न ही कोई रिकॉग्निशन, जबकि एबरहार्ड और टापनिंग को सारी लाइमलाइट मिली। मस्क को यह बात अखर गई, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही टेस्ला में विश्वास दिखाया था और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे। इस इंसिडेंट के बाद मस्क ने कंपनी के ऑपरेशंस में अपना इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दिया और आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते एबरहार्ड को सीईओ के पद से हटाकर खुद टेस्ला के सीईओ बन गए और कंपनी की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली, या फिर यूं कहें कि हथिया ली। द फॉल ऑफ टेस्ला। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो टेस्ला का सबसे मुश्किल दौर था और एक टाइम पर ऐसा भी लग रहा था कि कंपनी पर कभी भी ताला लग सकता है। तब टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी और अपनी पहली कार रोडस्टर की प्रोडक्शन में आ रहे इश्यूज और कैश क्रंच से जूझ रही थी। ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते मार्केट में पैसा लगाने वालों की कमी हो गई थी। दिसंबर 2008 में कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो अपने एम्प्लॉयज की अगली सैलरीज दे पाए और टेस्ला दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। बदकिस्मती से एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स भी उस समय मुश्किल में थी।
सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो इन दोनों में से किसी एक कंपनी को चुने और दूसरी को डूबने दे। लेकिन मस्क ने अपने ईवी ड्रीम और स्पेसएक्स दोनों को बचाने का फैसला लिया। टेस्ला को इस मुश्किल से निकालने के लिए मस्क ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जिनमें से सबसे पहला था खुद का पैसा लगाना। जब नए इन्वेस्टर्स मिलना बंद हो गए, तब मस्क ने टेस्ला को बचाने के लिए अपनी बची हुई पर्सनल वेल्थ को ही दांव पर लगा दिया। क्रिसमस ईव पर कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की और फिर जब कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने देखा कि बंदा तो खुद का पैसा डाल रहा है, तो उन्होंने भी $20 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के लिए कुल $40 मिलियन जुटाए और टेस्ला को दिवालिया होने से बचा लिया। दूसरा स्टेप था पार्टनरशिप विद डेमलर। मई 2009 में मर्सिडीज बेंज बनाने वाली जर्मन कंपनी डेमलर एजी ने टेस्ला में $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी में हिस्सेदार बन गई। इस पार्टनरशिप से टेस्ला को सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई। एक बड़े माने हुए ऑटो मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट मिलना मार्केट के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव सिग्नल था। तीसरा था यूएस गवर्नमेंट से मिली मदद। 2009 में टेस्ला को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन मिला और वो भी बेहद कम इंटरेस्ट पर। और यही फंडिंग आगे चलकर मॉडल एस सेडान की इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में काम आई। टेस्ला कार्स रोडस्टर टेस्ला की पहली प्रोडक्शन कार थी। इसी कार ने साबित किया था कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक कार भी बनाना पॉसिबल है, जबकि उस टाइम पर लोग इलेक्ट्रिक कार को बोरिंग मानते थे। ये दुनिया की पहली हाईवे लीगल ऑल इलेक्ट्रिक कार थी, जिसमें लिथियम आयन बैटरी सेल्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बूते ये कार एक चार्ज में 320 किलोमीटर की रेंज देती थी। 2008 से 2012 के बीच इस लिमिटेड प्रोडक्शन कार्स की टेस्ला ने 2450 यूनिट्स बेची और इस रोडस्टर ने ही आगे चलकर हाईली सक्सेसफुल मॉडल एस के लिए रास्ता बनाया। मॉडल एस 2012 में लॉन्च हुई मॉडल एस टेस्ला के लिए असल में एक गेम चेंजर साबित हुई। इसमें लंबी बैटरी रेंज, बेहतरीन डिजाइन और एक बड़ी सी टच स्क्रीन थी जो इसे फ्यूचरिस्टिक बना देती थी। इसने इलेक्ट्रिक कार्स को लग्जरी और हाईटेक सेगमेंट में पहुंचाने का काम किया और लोगों को भी ये खूब पसंद आई। लॉन्च के पहले ही साल में कंपनी ने इसकी 2500 से ज्यादा यूनिट्स बेची। मॉडल एस की सेल्स ने टेस्ला को काफी पैसा कमा कर दिया और अगले ही साल 2013 में कंपनी ने अपना $465 मिलियन का सरकारी लोन भी चुका दिया। 15-16 आते आते मॉडल एस दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन चुकी थी और टेस्ला ने इसकी 2.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेची। मॉडल एक्स 2015 में लॉन्च हुई कार मॉडल एक्स ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एसयूवी सेगमेंट में भी उतनी ही इनोवेटिव और फंक्शनल साबित हो सकती है जितनी बाकी सेगमेंट्स में। इसकी लॉन्च ने उस बड़े मार्केट सेगमेंट को कवर किया जहां लोग बड़ी और फैमिली फ्रेंडली गाड़ियां चाहते थे। लेकिन मस्क अभी भी रुकने वाले नहीं थे। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार और एसयूवी बनाने के बाद अब वो एक बजट इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे। मॉडल 3 को अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया था, जिससे टेस्ला ने पहली बार एक बड़े कस्टमर बेस को टारगेट किया। इसका मकसद इलेक्ट्रिक कार्स को महंगी लग्जरी आइटम से बदलकर आम लोगों की कार बनाना था। इसे मास प्रोड्यूस करने में टेस्ला को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन एक बार प्रोडक्शन शुरू हुई तो इस कार ने सेल्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूएस, चाइना और यूरोप की मार्केट्स में इस कार ने धमाल मचा दिया और 2021 में यह दुनिया की पहली ईवी बन गई जिसकी ग्लोबली 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी हो। इस कार की जोरदार डिमांड ने कंपनी में कैश फ्लो को बढ़ाने का काम किया और उसे मार्केट में एक बड़े कार मैन्युफैक्चरर के तौर पर स्थापित भी किया। यही वो साल था जब टेस्ला $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंचकर बन गई दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी। मॉडल वाई 2020 में लॉन्च हुई इस कार ने प्लेटफॉर्म तो मॉडल 3 का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन एसयूवीज की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसकी शेप किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी थी। ये आज तक की टेस्ला की बिकने वाली बेस्ट सेलिंग कार है और इसकी सक्सेस ने ही टेस्ला को चाइना और जर्मनी में अपनी गीगा फैक्ट्रीज को तेजी से स्केल अप करने और अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को स्पीड देने में मदद की। इसके बाद टेस्ला ने साइबर ट्रक भी लॉन्च किया, जिसकी डिमांड तो काफी है लेकिन डिलीवरी टाइम से नहीं हो पा रही। द क्रेजी मार्केटिंग टैक्टिक्स। दोस्तों, इन्हें टेस्ला कार्स की सक्सेस में एक बड़ा रोल निभाया था एलॉन मस्क की क्रेजी मार्केटिंग टैक्टिक्स ने, जिन्होंने स्पेस में अपनी रोडस्टर कार भेजने से लेकर व्हाइट हाउस के लॉन में टेस्ला कार्स को खड़ा करके दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई और इस तरह इस प्लेनेट के कुछ सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए। दोस्तों, मस्क की मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बाईपास करती हुई हाई प्रोफाइल अनकन्वेंशनल स्टंट्स और वायरल मोमेंट्स क्रिएट करने पर फोकस है। ऊपर से उनकी खुद की सोशल मीडिया प्रेजेंस किसी भी प्रोडक्ट की ग्लोबल बज क्रिएट करने में सक्षम है। साइबर ट्रक के लॉन्च के टाइम जो उसकी अनब्रेकेबल विंडो का ग्लास टूटा था, उसने भी एक ऐसा ही वायरल मोमेंट क्रिएट किया था। अब ये सब प्लान्ड था या फिर गलती से हुआ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस एक वायरल मोमेंट ने ये इंश्योर किया कि साइबर ट्रक आने वाले कई हफ्तों तक लोगों के सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहा। दोस्तों, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केटिंग होती है जो इस कंपनी के मीडिया मैग्नेट सीईओ को बहुत सूट करती है। द वर्ल्ड ऑफ टेस्ला।
अब दोस्तों टेस्ला की इन कार्स के बारे में जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि टेस्ला सिर्फ कार्स ही बनाती है ना? बट आपको बताता हूं कि टेस्ला के इतने प्रोडक्ट्स आते हैं कि गिनते गिनते शाम हो जाएगी। इसकी एक पूरी दुनिया है जिसमें पावर बैंक से लेकर सोलर पैनल्स और टी शर्ट से लेकर रोबोट्स तक बहुत कुछ है। कार्स के अलावा इनके कुछ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेस्ला का पावर वॉल घरों के लिए एक बड़ा रिचार्जेबल बैटरी पैक है जो सोलर पैनल्स या फिर ग्रिड से बिजली स्टोर करता है और पावर कट होने पर बैकअप देता है। इसी का बड़ा वर्जन है मेगा पैक जो फैक्ट्रीज और बड़ी कमर्शियल स्पेसेस को बैकअप देने का काम करता है। टेस्ला का एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट है सोलर टाइल्स। ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स की जगह ये ग्लास से बनी ऐसी रूफ टाइल्स होती हैं जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ बिजली बनाने का भी काम करती है। और टेस्ला सिर्फ ये टाइल्स ही नहीं बेचता बल्कि आपकी छत को पूरा सोलर बनाने के प्रोजेक्ट्स भी करता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे टेस्ला ने फैक्ट्रीज में काम करने और आगे चलकर रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों की मदद करने के लिए बनाया है। इन सब के अलावा टेस्ला टी शर्ट्स, टकीला, बेल्ट बकल, विसल, की चेन्स और कार के लिए फोन चार्जर्स जैसी ऐसी कई छोटी छोटी चीजें बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सभी मिलकर टेस्ला के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करते हैं। 2024 में टेस्ला की टोटल सेल्स 95 बिलियन यूएस डॉलर्स रही थी जिसमें से 20 बिलियन डॉलर्स उसने अपने एनर्जी और बाकी प्रोडक्ट की सेल से कमाए थे। प्रॉब्लम्स विद टेस्ला 2025 खत्म होने को आ चुका है और पिछले 5 साल में टेस्ला ने मार्केट में ऐसी कोई नई कार नहीं उतारी है जिसने पहले के मॉडल 3 या फिर मॉडल Y जैसी हाइप बनाई। ईवी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर चाइनीज ऑटोमेकर से जो टेस्ला से सस्ती और अच्छी कार्स बना रहे हैं। इससे टेस्ला की सेल्स पर असर पड़ा है और कंपनी को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स घटाने पड़े हैं। अप्रैल 2025 क्वार्टर में टेस्ला की ग्लोबल सेल्स में 13% की भारी गिरावट देखी गई जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी काफी उतार चढ़ाव देखा गया। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपने हाईली सक्सेसफुल मॉडल Y SUV और मॉडल 3 सीडान के अफोर्डेबल वर्जन्स मार्केट में उतारे हैं जिन्हें देखकर भी कस्टमर्स कुछ खास एक्साइटेड नहीं लग रहे। साथ ही पिछले 1 साल में कंपनी के कई ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स रिजाइन कर चुके हैं जो कंपनी की इनोवेशन स्ट्रेटेजी और ऑपरेशंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते थे। इन एग्जीक्यूटिव्स में पावर ट्रेन एंड एनर्जी इंजीनियरिंग के सीनियर VP ड्रू बैगलिनो, पब्लिक पॉलिसी के VP रोहन पटेल, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नागेश साल्दी और ऑप्टिमस रोबोट्स के हेड मिलान कोवैक शामिल हैं। इनमें से कुछ एम्प्लॉइज 15-18 साल से टेस्ला के साथ काम कर रहे हैं और उनके इस तरह कंपनी छोड़ने के पीछे मस्क की पॉलिटिकल एक्टिविटी, कंपटीशन के चलते बढ़ रहा प्रेशर और टेस्ला में चल रहा कथित टॉक्सिक वर्क कल्चर जिम्मेदार बताया गया है। इसके अलावा इनकी सेल्फ ड्राइविंग फीचर पर भी सवाल उठते रहे हैं। 2016 में मॉडल S से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। कार ने एक व्हाइट ट्रैक्टर को ब्राइट स्काई समझ लिया और उसके साथ जाकर सीधे क्रैश हो गई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 2018 में भी एप्पल के एक इंजीनियर का मॉडल X से एक्सीडेंट हुआ था जब कार ऑटो पायलट मोड पर एक डिवाइडर को डिटेक्ट नहीं कर पाई और सीधे उससे जा टकराई। और ऐसे ही कई बार, स्पेशली रात के टाइम, कभी टेस्ला की ये कार से फायर ट्रक से टकरा जाती तो कभी पुलिस कार से। टेस्ला ने कहा कि उनके ये फीचर्स असिस्टिव ड्राइविंग के हैं, ये फुली ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग नहीं है। अब दोस्तों मुद्दा ये नहीं था कि टेस्ला का ये फीचर सही से काम नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम थी इसे जैसे एडवर्टाइज किया गया था उसमें। एडवर्टाइजमेंट में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लोग ऑटो पायलट को एक्टिवेट करके कार में सो रहे थे, फोन चला रहे थे या फिर बैक सीट पर आराम फरमा रहे हैं, जबकि असल में आपको ड्राइविंग से ध्यान हटाना ही नहीं होता। इसके बाद 2021 में मस्क ने कहा कि टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करेगी, जिससे बिटकॉइन की कीमत स्काई रॉकेट कर गई। फिर 2 महीने बाद मस्क ने कहा कि बिटकॉइन एनवायरनमेंट के लिए बुरा है और इसलिए अब हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई और इन्वेस्टर्स ने मस्क को इसके लिए ब्लेम किया। फिर 2020 में कोविड के टाइम मस्क ने इसे एक फेक पैनिक बताकर अपनी फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर खुला रखा, जिससे मस्क पर एक इरेस्पॉन्सिबल बिलियनर वाला टैग पड़ गया। ऐसी कई और बातों से लोगों का एलॉन मस्क और टेस्ला पर ट्रस्ट कम होने लगा। कई देशों में टेस्ला पर पेनल्टीज लगाई जाने लगी और इनके शोरूम्स के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे। वहीं एलॉन मस्क का ध्यान भी उनकी अलग अलग कंपनीज में बटा हुआ है और ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद से तो वो अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे, जिससे जाहिर है कि इन्वेस्टर्स का उनकी लीडरशिप को लेकर कंसर्न्स दिखाना लाजमी था। इंडिया जैसी बड़ी मार्केट्स भी टेस्ला को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आ रही और कंपनी अपनी बुकिंग्स के टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। BYD, विनफास्ट और Xiaomi जैसी कंपनीज अपनी कार के फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी के चलते टेस्ला का मार्केट शेयर खा रही हैं और ऐसे में अगर टेस्ला जनता के बजट में अच्छी अफोर्डेबल कार नहीं दे पाई तो जल्दी ही उसका कंपटीशन में टिके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो अब आप समझ गए होंगे कि एलॉन मस्क का प्लान सिर्फ गाड़ियां बेचने तक सीमित नहीं है,
बल्कि पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी, रोबोटिक्स और एआई इकोनॉमी की तरफ ले जाने का है। उनका विजन है टेस्ला को एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, एनर्जी स्टोरेज और ह्यूमनॉइड रोबोट्स ये सब बनाने, इंटीग्रेट करने और बेचने का काम करेगा। ये सारी चीजें टेस्ला कस्टमर्स को एक ऐसे इकोसिस्टम में डालने की कोशिश है जिसमें वो एक बार घुस गया तो बाहर निकलना चाहेगा ही नहीं। पर इसके लिए मस्क को 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे, जिनमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी से दूर रहकर अपनी इमेज की रीबिल्डिंग करना। दूसरा है टेस्ला का वर्क कल्चर सुधारना और उससे टॉक्सिसिटी कम करना। और तीसरा है ऑटो पायलट के सेफ्टी बेंचमार्क्स अचीव करके इसे सरकारों से पास करवाना। इस वक्त टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये कंपनी बैटरी से लेकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब कुछ इन हाउस बनाती है। एआई इंप्रूव करने के लिए मस्क मैसिव डेटा सेंटर्स भी बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स को उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, इस बार टेस्ला की वापसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली। BYD जैसे चाइनीज प्लेयर्स, जिनकी कुछ कार्स पानी पर भी चलती हैं, सेल्स के मामले में पहले ही टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी हैं। और वहीं रोबोटैक्सी और ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसे एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना अभी बाकी है। ऐसे में मस्क का विजन तो बहुत बड़ा है, पर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो क्या एक बार फिर एलॉन मस्क टेस्ला को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करें। फिलहाल द स्टोरी ऑफ टेस्ला को करते हैं यही खत्म और आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि जल्द ही मुलाकात होगी एक दूसरी वीडियो। तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें और हो सके तो इन्हें लाइक और शेयर भी